मेरे प्यारे दर्शकों को देश की सबसे पसंदीदा डिबेट शो में देश की बहस में दीपक चौरसिया का नमस्कार। कन्याकुमारी से क्षीर भवानी तक, कोटेश्वर से कामाख्या तक, लक्षद्वीप से लेह तक जो सबसे बड़ा मुद्दा होता है उसमें हम आपकी राय जानकर चुनते हैं देश की बहस का विषय। बहस की दशा और दिशा भी आपके माध्यम से तय होती है। साथ ही शो में आप और हमारे एक्सपर्ट पैनल मंच को साझा करते हैं और देश में हो रही सबसे बड़ी हलचल पर बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। तो आइए शुरू करें देश की बहस माननीय जनता और मेहमानों के साथ। आज आपने देश की बहस का जो मुद्दा तय किया है वो है कोरोना काल पर कितना भारी पड़ा बजट 2021। इसे 71% लोगों ने वोट देकर देश की बहस का मुद्दा बनाना चाहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था में को बूस्टर डोज मिला क्योंकि एक और कोरोना महामारी से जंग तो दूसरी ओर कृषि सुधार पर बजे राजनीति संग्राम के बीच आज 2021-22 का आम बजट देश के सामने आ गया। बजट से भारत कैसे आत्मनिर्भर बनेगा, कैसे चीन के मैन्युफैक्चरिंग हब के आगे मेक इन इंडिया का जोर होगा, इसके लिए कई विजन और योजनाएं सामने रखी गई। मगर सबसे खास हेल्थ सेक्टर को लेकर बजट में ऐलान है। 125 करोड़ की आबादी वाले देश में अब तक जीडीपी का महज 1.6% स्वास्थ्य पर खर्च होता था। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना का ऐलान किया और कहा कि इस लक्ष्य को 2 गुने तक ले जाना है। वहीं बजट में गांव किसानों की आय बढ़ाने पर खासा जोर रहा। बजट के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बजट में भारत का आत्मविश्वास दिखा जिसमें जान भी है और जहान भी। तो वहीं विपक्ष के धुरंधर बजट को राजनीति की कसौटी पर परखने लगे। सवाल दागे जा रहे हैं कि आम आदमी को क्या मिला और क्या आत्मनिर्भर भारत के रास्ते पर मिलेगी रफ्तार। देश की बहस में चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले बजट पर राजनीति का पारा कैसे चढ़ा कैसे उतरा उससे आपको रूबरू कराते हैं। आज के बजट में आत्मनिर्भरता का विजन भी है और हर नागरिक, हर वर्ग का समावेश भी है। ये बजट इंडिविजुअल्स, इन्वेस्टर्स, इंडस्ट्री और साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में बहुत सकारात्मक बदलाव लाएगा। सभी के लिए घर हमारे लिए प्रायोरिटी का विषय है। होम लोन पर ब्याज में 1.5 लाख रुपए की कटौती के प्रावधान को 31 मार्च 2022 तक बढ़ाया गया है। मैं मानती हूं किसान जिनको भी मन में कुछ प्रश्न है, संकोच है और डाउट्स है, वो जरूर बात करने के लिए आगे आए, सरकार से बात करें। लोगों को उम्मीद नहीं थी कि इस प्रकार का बजट पेश होगा, क्योंकि इसके पहले भी 5 मिनी बजट एक प्रकार से सरकार के द्वारा पेश किए जा चुके हैं। कई पैकेज की घोषणा हुई है जिसमें एक आत्मनिर्भर भारत का भी पैकेज महत्वपूर्ण है। तो मैं समझता हूं कि यह बहुत ही ये शानदार बजट है। तो इस बजट का नाम है धोखेबाज बजट। ये बजट का सार है धोखा, ये धोखे पर आधारित है। देखिए, बजट में कई चीज़ें बहुत ही अच्छी है, जैसे पोल्यूशन पे थोड़ा फोकस किया गया है, हाइड्रोजन मिशन पे फोकस किया गया है। लेकिन लार्जली जो दिखता है वो जहाँ इलेक्शंस है उस स्टेट्स को ज़्यादा और अन्य स्टेट्स को कम, ऐसे थोड़ा एक भेदभाव दिख रहा है। तो देश की बहस में हमारे साथ बाबा रामदेव जी जुड़ चुके हैं, लेकिन देश की बहस में आप जानते हैं हम आपसे आज का सवाल पूछते हैं। तो आज का सवाल बताते हैं आपको, क्या बजट 2021 से आत्मनिर्भर भारत का सपना पूरा करने का रास्ता खुला है? हाँ या नहीं में जवाब दे सकते हैं। आप जानते हैं शो के अंत में हम आपका जवाब दिखाते हैं कितने प्रतिशत लोग क्या बोलते हैं। आपको पता है वोटिंग कैसे करनी है? आप हमारे ट्विटर हैंडल, फेसबुक पेज पर जा सकते हैं, मोबाइल ऐप पर जा सकते हैं और ट्वीट भी कर सकते हैं। तो कार्यक्रम से जुड़े आपका अगर कोई सवाल है, राय है, अगर शो में आप शामिल होना चाहते हैं तो हमें 9711002266 पर व्हाट्सएप कर दें। तो बजट पर बात करने के लिए हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं स्वामी रामदेव जी। स्वामी जी, सबसे पहले जानना चाहूंगा आपसे, आप हेल्थ के इतने बड़े ब्रांड एम्बेसडर हैं, आप कैसे देखते हैं आज के बजट को? प्रथम तो दीपक भाई, आपकी देशभक्ति को, आपके जज्बे को मैं सलाम करता हूं। दीपक भाई रोज दीप जलाते रहते हैं, देश के बड़े नेशनल जो इश्यूज होते हैं उनके ऊपर बहस ही नहीं करते, आम लोगों को उसमें सम्मिलित करते हैं और उनको परिणाम तक पहुंचाते हैं। बजट देश का सबसे बड़ा इशू है और इसकी किस संदर्भ में कितना बजट एलोकेट हुआ है और उसके ऊपर देश की दशा और दिशा तय होती है। तो मोदी सरकार ने
जो गांव गरीब मजदूर किसान खेत खलिहान से लेकर के और जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर जो किसी भी देश की एक बुनियादी ज़रूरत होती है उसी के ऊपर प्रकृति के सोपान हम चढ़ते हैं और विकास को पंख लगते हैं। और दोनों हमारे मंत्री भी बड़े धाकड़ हैं, पीयूष जी भी और गडकरी जी भी। तो सरकार ने जिस तरह से हेल्थ के ऊपर भी सबसे बड़ा, क्योंकि मैं तो हेल्थ को रिप्रेजेंट करता हूँ, 2,32,000 करोड़ का बजट आज़ादी के इतिहास में पहली बार, माने देश के स्वास्थ्य के सबसे ज़्यादा चिंता मोदी जी को है। तो मुझे इसमें 99% मैं इस बजट को नंबर दे सकता हूँ। एक थोड़ा सा मिडिल क्लास थोड़ा मायूस है, तो मैं आश्वस्त हूँ उनके लिए भी मोदी जी ज़रूर भविष्य में कुछ करेंगे। लेकिन क्योंकि बजट सरकार के पास में टैक्स का कलेक्शन बहुत कम हुआ था, खर्चे बहुत हुए थे, इसलिए जितने भी जो हम डिसइन्वेस्टमेंट के बारे में जो सरकार ने फैसले लिए हैं या और कुछ सेस लगा करके सरकार टैक्सेस को जुटा रही है, तो सरकार की दृष्टि में मुझे पारदर्शिता लगती है उनकी नीतियां नेतृत्व में। और जो भी उन्होंने एलोकेशन किया है उसमें मुझे पूरा भरोसा है कि भारत अपने प्रगति के सोपान चढ़ेगा। दीपक भाई, बजट में सबसे महत्वपूर्ण बात होती है एग्जीक्यूशन कैसा होता है। आप 7 साल के मोदी सरकार के एग्जीक्यूशन के, जो कहा जाए और जो किया जाए, कितने नंबर देंगे मोदी सरकार को काम को जमीन पर लाने के संदर्भ में? देखिए, गडकरी जी ने 100% काम को जमीन पर उतारा है। बाकी भी जितने मंत्रालय हैं, पीयूष जी भी उसमें बड़े आगे हैं। जहाँ तक शेष मंत्रालयों का प्रश्न है, तो अलग अलग मंत्रालय में करीब 90 से लेकर के 99% तक अलग अलग मंत्रालयों का परफॉर्मेंस रहा है, क्योंकि रिफॉर्म और परफॉर्म करने वाले मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी का रिकॉर्ड रहा है। तो इस सरकार की परफॉर्मेंस अच्छी है और रिफॉर्म्स के साथ परफॉर्मेंस को एग्जीक्यूट करते हैं, इसलिए सारे देश ने इन पर भरोसा किया है। और आज़ादी के इतिहास में पहली बार किसी एक परंपरागत पार्टी के अलावा किसी ने सत्ता पर ही पकड़ नहीं बनाई, लोगों के दिलों में जगह बनाई तो मोदी जी है। दीपक भाई, मैं आपसे एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछना चाहता हूं। पूरे देश में बहस जुड़ी हुई है, विपक्ष कह रहा है कि सबको फ्री वैक्सीन लगे, फ्री वैक्सीन लगे। आपको क्या लगता है, क्या फ्री वैक्सीनेशन होना चाहिए या जिसके पास खरीदने की क्षमता है उसे खरीद कर लगानी चाहिए? देखिए, जो गरीब है उसको तो फ्री में लगनी चाहिए, जो समर्थ है वो तो लगवाएंगे। दीपक भाई, इस देश के लोग इतने दरिद्र नहीं हैं, इतने कायर कमज़ोर और बुज़दिल नहीं है कि हर चीज़ देश में से मुफ्त में से लेंगे। ये देश भी तो हमारा ही है। ये जो हम टैक्स देते हैं वो किसके लिए देते हैं? नेशनल बिल्डिंग के लिए देते हैं। जो देश के असमर्थ लोग हैं, अशक्त लोग हैं, उनको उनके सशक्तिकरण के लिए देते हैं। और अपने देश की सेना के आधुनिकीकरण से लेकर के हेल्थ, एजुकेशन, रिसर्च से लेकर के जिसमें जितनी भी आर्थिक सामाजिक जो विषमताएं हैं उनको दूर करने के लिए देते हैं। तो इस देश के लोग बड़े जज्बाती हैं। सबके सब नागरिक कभी भी फ्री में वैक्सीन नहीं लेना चाहेंगे। और मेरे जैसे लोग तो 5 साल बाद में मैंने नाम लिखा हुआ है, हम तो योग और आयुर्वेद जड़ी बूटियों पर विश्वास रखने वाले लोग हैं, इसलिए मैं तो पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि इस देश के सभी लोग फ्री में मुफ्त में वैक्सीन नहीं चाहते। दीपक भाई, ठीक है, आखिरी सवाल जानना चाहता हूं, कोरोना काल के बाद आपको क्या लगता है कि हम $5 ट्रिलियन के लक्ष्य को पूरा कर पाएंगे हमारे इकोनॉमी के फ्रंट पे? क्योंकि आप जितने बड़े हेल्थ के ब्रांड एम्बेसडर हैं, उतने बड़े आज की तारीख में बिजनेस आइकॉन भी हैं। देखो दीपक भाई, इसमें जो है 1 से लेकर के 2 साल की देरी हो सकती है, क्योंकि कोरोना ने करीब हमारा 1.5 साल खराब किया है। इसलिए इस देरी को मैं एक प्राकृतिक आपदा के रूप में लेता हूं, लेकिन उसमें भी अवसर खोजे हैं मोदी जी ने। तो $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी भी बनेगी और 2035-40 तक पहुंचते पहुंचते भारत वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, स्पिरिचुअल पावर, सुपर पावर भी बनेगा। और उसमें मैं आज न्यूज़ नेशन के माध्यम से सब अपने देश के नागरिकों से आह्वान करना चाहूँगा, दीपक भाई, अपने अपने हिस्से की जिम्मेदारी तय करें। मैंने अभी तक 5 लाख लोगों को रोजगार दिया और आगे एडिबल ऑयल से लेकर के एग्रीकल्चर से लेकर के FMCG के और जो है न्यूट्रास्यूटिकल अलग अलग क्षेत्रों में करीब मैं 5 लाख लोगों को और रोजगार दूंगा। देश की अर्थव्यवस्था में 50,000 करोड़ से ज़्यादा की भागीदारी और आने वाले 10 वर्षों में 1 लाख करोड़ का योगदान पतंजलि की तरफ से होगा। ऐसे सब लोग अपने अपने हिस्से की जिम्मेदारी और भागीदारी तय करेंगे
तो भारत निश्चित रूप से परम वैभवशाली बनेगा। वो ठीक है। सपना आपका है, वो सपना हम देशवासियों का है दीपक भाई। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आपके मुंह में घी शक्कर कि हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य जरूर पूरा करें। देश के लिए वाकई 2035-40 तक एक विश्व गुरु बनना भारत का एक सपना है और वो जरूर पूरा होगा। स्वामी जी, फिलहाल देश की बहस हमारी जारी रखेंगे, लेकिन स्वामी जी से बातचीत यहीं तक। स्वामी जी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो सीधे बहस को खोलते हैं। मेरे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़े हैं। मेरे साथ सबसे खास मेहमान जुड़े हैं मनोज गैरोला साहब, जो कि हमारे एडिटर इन चीफ है न्यूज नेशन नेटवर्क के। मेरे साथ थोड़ी ही देर में जुड़ेंगे डॉक्टर सैयद जफर इस्लाम, जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है राज्यसभा के, साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। मेरे साथ आलोक शर्मा जी है, जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। मेरे साथ हरवीर सिंह साहब है, जो कि एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं और इकोनॉमिक और एग्रीकल्चर के जाने माने एक्सपर्ट है देश के। मेरे साथ डॉक्टर सुनील सिंह है, जो स्पोक्स पर्सन है जनता दल यूनाइटेड के, जो कि एक सहयोगी पार्टी है एनडीए की। मैं सबसे पहले मनोज सर के पास चलूंगा। मनोज सर, पूरे बजट को आप 10 में से कितने नंबर देंगे? आप इकोनॉमिक अफेयर्स के एक्सपर्ट रहे हैं, सालों तक आपने पिंक न्यूज़पेपर्स के लिए काम किया है, आप इस बजट को आज कैसे देखते हैं? दीपक, ये बहुत ही अच्छा बजट है। देखिए, मैंने अपने करियर में ऐसा बजट नहीं देखा जहां की सरकार ने या वित्त मंत्री कहें, वित्त मंत्री ने एक आम आदमी की ज़रूरत का ध्यान रखा है, और लेकिन साथ ही जो ग्लोबल इन्वेस्टर हैं, डोमेस्टिक बड़े इन्वेस्टर हैं, उनको इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के जरिए अट्रैक्ट किया है। जो मैसेजिंग गई है बहुत अच्छी गई है। आप देखिएगा कि जब हमारे यहाँ पेंडेमिक हुआ, पेंडेमिक में हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या क्या थी? पेंडेमिक के बाद जो हमारा लॉकडाउन हुआ, इकोनॉमी जो बंद हुई, लाखों करोड़ों मजदूर जो वापस अपने घर में गए, तो उन माइग्रेंट लेबर्स में से कईयों के पास आज की डेट तक नौकरी नहीं थी। उनको नौकरी देना सबसे बड़ी समस्या थी। तो हमारे इस बजट में जो 34% एलोकेशन, जो आज से पहले मैंने कभी नहीं देखा, इंफ्रास्ट्रक्चर के कैपेक्स में जो इंक्रीज़ किया गया है, उसके कारण काफ़ी ज़्यादा लोगों को नौकरी मिलेगी। और उसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ कई सेक्टर होते हैं, जैसे स्टील हो गए और उसके साथ जैसे सीमेंट हो गई। इन सेक्टर्स को भी एक पुश मिलेगा। यहाँ भी काफ़ी सारे लोग वो है नौकरी करते हैं। तो दीपक, ये देखिए, ये एक बहुत बड़ी बात है। और इसके साथ जैसे हेल्थ में 137%, मतलब डबल से ज़्यादा हम बजट एलोकेशन कर रहे हैं। इससे आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। जो पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में ये सारा का सारा खर्चा होगा। जब हम वैक्सीनेशन में 35,000 करोड़ की बात करते हैं, तो हमें ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि वैक्सीनेशन से लोगों की हेल्थ तो बढ़ेगी, लेकिन साथ साथ कई सेक्टर्स है, जैसे टूरिज्म हो गया, होटल हो गया, एंटरटेनमेंट हो गया। ये इंडस्ट्रीज़ जो बंद पड़ी हुई थी, ये इंडस्ट्रीज़ दोबारा से चलने लगेंगी, अपनी पटरी में आएंगी। इसमें भी लाखों करोड़ों लोगों को वो है एम्प्लॉयमेंट मिलता है। लेकिन साथ ही साथ दीपक, आपने देखा कि आज शेयर मार्केट 2000 पॉइंट ऊपर था। उसका रीज़न क्या था? क्योंकि जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो कि सरकार करने में डरती थी, वो इस बारी सरकार ने कर दिया। जब हम एफडीआई को खोलते हैं, हम इंश्योरेंस में एफडीआई को 49% से 74% करते हैं, तो ये ग्लोबल इन्वेस्टर को एक मैसेज जाता है कि हाँ, हम लोग सीरियस हैं रिफॉर्म्स में। दूसरा, आपने देखा होगा कि हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या ये जो बैंक के एनपीएस की थी, तो इसमें प्रॉपर रोड मैप तैयार करा गया है। एक बैड बैंक का प्रोविज़न किया गया है, जिससे कि बैंक के एनपीएस कम होंगे। उसी तरीके से हम देखें कि सरकार ने बोला है कि कुछ प्राइवेटाइज करेंगे बैंक्स को। तो ये सारी की सारी चीज़ें एक मैसेज देती है इन्वेस्टर को, जो कि मैसेज बड़ा पॉजिटिव जाता है। और अगर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी हमारा, अगर हम सोचें कि इसके थ्रू आएगा, तो आप देखिएगा कि हमारी इकोनॉमी को कितना बड़ा बूस्ट मिलेगा। 10 में से कितने नंबर सर आपके हिसाब से? मैं तो 9 नंबर दूंगा। मैंने तो देखिए इतना अच्छा बजट काफ़ी लंबे टाइम से देखा नहीं है। ठीक है, सीधे चलता हूं गुलाब सिंह। जनता जनार्दन की राय लेना बेहद जरूरी है। गुलाब सिंह जी दिल्ली से जुड़ गए हैं। गुलाब सिंह जी, क्या कहेंगे? आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस बजट के बारे में? क्या आपने बजट देखा? भारत माता की जय सर। न्यूज नेशन में बोलने का आपको धन्यवाद चौरसिया जी। और ये बजट है जो आम जनता के लिए बहुत सही है। आपको किन पॉइंट्स पे लगता है आम जनता के लिए ठीक है गुलाब सिंह जी? सर, ये है जो आम बजट हमारी जनता का सब ठीक है। 75 साल से ऊपर के वर्गों को है जो खरीद टैक्स दिया है इन्हें। ठीक है, तो आपको अच्छा लग रहा है कि 75 साल के लोगों को से ऊपर के लोगों को अब इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल करना होगा। लेकिन विपक्ष की राय जानना सबसे जरूरी है, इसीलिए चलते हैं आलोक शर्मा जी के पास। आलोक शर्मा जी, 10 में से 9 नंबर मिल रहे हैं बजट को, लेकिन आप इसको पूरी तरह से क्रिटिसाइज कर रहे हैं। क्या बजट को पूरी तरह से खारिज किया जा सकता है? और मेरे साथ अनुराग भदौरिया जी भी जुड़ गए। दीपक जी, सबसे पहले 75 साल वाले पे ही बात कर लें
कि 75 साल की जो बात की जा रही है वो पूरी तरह से बेमानी तरीके से की जा रही है। 75 साल से जो बड़े हैं और जो पेंशन लेते हैं, उसके पेंशन वालों को केवल इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरना है। अगर वो आलोक जी की आवाज, कुछ तकनीकी दिक्कत है। सीधे अनुराग भदौरिया जी के पास चलते हैं। अनुराग भदौरिया जी, आलोक जी का लिंक चला गया है, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। कैसे देखते हैं आप इस बजट को? अब 2022 में तो आपको दो हाथ करने हैं बीजेपी के साथ, तो अभी से तैयारी कर लेनी चाहिए आपको। जब मैं बजट सुन रहा था दीपक जी, तो मुझे लग रहा था चारों तरफ से आवाज आ रही है, सेल 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 लगी है। लेकिन अच्छा ये हुआ मैं बच गया, और इसलिए मैं तारीफ भी कर रहा हूं बजट की। कम से कम उन्होंने ये नहीं बोला एक के साथ एक फ्री, ये नहीं बोला। बस इतनी गनीमत तो रखी है बजट में कि एक के साथ एक फ्री नहीं बोला, सेल तो लगा दी थी उन्होंने। हर चीज का डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया आपने, हर चीज को आप प्राइवेटाइज करना चाहते हैं। आप चाह रहे हो कि देश की जो अर्थव्यवस्था है, जिस तरह से टूटी हुई है, आपको पता है डिफिसिट कितना है? 6.8% है हमारे देश का। अगर स्टेट का बना दे तो करीब 4% है, दोनों को ऐड कर दी तो 11% है। और अगर अजय कुमार सिन्हा जी की बात मान ली जाए तो जीडीपी का 15% है डिफिसिट। आप सोचिए, जिस देश के अंदर में आपने जितना लोन लिया है 10 लाख करोड़, और जो पीएसयू को बेच के आपने पैसा इकट्ठा किया, उसका 70% पैसा आप खर्च कर चुके हो आप। कभी राशन बांटने में, कभी अपना चुनाव के इलेक्शन को अपने वादे पूरे करने में लगे हुए। तो कैसे वेलफेयर स्टेट कहलाएगी अनुराग जी? आप राशन बांटने को कैसे क्रिटिसाइज कर सकते हैं? वो भी समाजवादी पार्टी राशन बांटने को क्रिटिसाइज कर रही है। अरे राशन बांटने को नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं आपने कहा राशन बांटने में खर्च कर दिए। बात तो सुनिए, आप बीच में कूद पड़ेंगे तो मैं दिक्कत होगी ना बात सेंटेंस पूरा होने में। मेरा कहने का मतलब, बजाय उनको देने के आपको उनको पैरों पे खड़ा करना चाहिए। वो अपने प्रोजेक्ट को कैसे बेचे, अपने प्रोडक्ट को कैसे बेचे, उनको आपको पैकेजिंग सिस्टम सिखानी चाहिए, उनको मार्केटिंग सिखाना चाहिए, उनको कैसे सेल करे मार्केट के अंदर में। वो एक्चुअली यहाँ पे किसान प्रोड्यूस करता है और सेल कोई और कर रहा है। किसान को आप इस लायक बनाइए ना। तो यही तो कह रहे हैं 3 किसान बिल, किसान अपनी कीमत तय करे, ऑप्शन हो, मंडी का भी ऑप्शन हो, प्राइवेट व्यापारी का भी ऑप्शन हो। यही तो कह रहे हैं 3 किसान बिल। और क्या कह रहे हैं अनुराग भदौरिया जी? नहीं, किसान बिल कहता है कि मंडी तो धीरे धीरे आप खत्म ही कर दोगे, सबको पता है क्या। चलिए ठीक है, सैयद जफर इस्लाम जुड़ गए। सैयद जफर इस्लाम साहब, अनुराग भदौरिया का कहना है कि ये सिर्फ सेल और सेल का बिल है, सरकार सब कुछ सेल कर रही है। देखिए, अनुराग भदौरिया को अच्छे से मालूम है, और उस सरकार में थे जब ये जो सेल करने का जो पहली बार इनिशिएटिव लिया था, यूपीए सरकार ने लिया था। और हमने कोई इस पर क्रिटिसिज्म नहीं करते, इसलिए कि जो अनप्रोडक्टिव एसेट्स है, जो नॉन कोर एसेट्स है, और उसको बेच के कोई और निवेश किया जा सकता है, सरकार बेच कर सकती है, तो क्या उसमें बुराई है? उस सरकार ये पूरा एसेट्स किसका है? देशवासियों के है। देशवासियों के लिए अगर बेचते हैं और उसको बेटर उसको जो है रिसाइकिल करके फिर से आप अगर निवेश करते हैं दूसरे इसमें, तो क्या हर्ज है? अच्छा एसेट्स के नया एसेट क्रिएशन होगा। आज इसकी जो जितनी ज़रूरत है उतनी पूरी हो चुकी है, और या उसमें आपको अच्छे निवेशक लाने हैं तो लेकर आ रहे हैं, उसमें कौन सी बुरी बात है? लेकिन बहुत सारे बिजनेस में जो है नॉन कोर बिजनेस है, सरकार को चलाने की जरूरत नहीं है। ऐसे बिजनेस को चला के अगर सरकार बेचती है तो ये हर लोग इसको बेहतर समझते हैं कि सरकार इनिशियल सपोर्ट करती है, हैंड होल्ड करती है, बाद में जब बिजनेस खड़ा हो जाता है तो उसको बेच देने का काम करती है, इसलिए कि ताकि सरकार फिर इस पोजीशन में हो कि दूसरे और नए इनिशिएटिव ले सके। ये देशवासियों के हित में है और ये एसेट देशवासियों में। लेकिन मैं एक मिनट जरा पूरी बात लेकिन आज के बजट में अगर लोग अरे गिरीन वायरस साहब जरा तो 5 मिनट रुक जाइए, फिर उसके बाद बोलिएगा। मैं इतना सिर्फ कहना चाहता हूं, ग्रीन वायरस इतनी सारी चीजें हुई है। ये हाँ, मैं कह रहा हूं इसलिए कि देखिए मैं इनको कह रहा हूं इसलिए कि ये किसी को बोलने का देते नहीं है, बीच में कहीं ना कहीं बोलने लगते हैं। मैं इसलिए इनको ग्रीन वायरस कह रहा हूँ। खैर, बहरहाल इनको आप कुछ और वायरस कह दीजिए, लेकिन है इनमें कोई कीड़ा है, उसमें बोलने वाला कीड़ा, हर वक्त टोकने वाला कीड़ा। मैं इतना कहना चाहता हूं
कि आज के इस बजट में कई बहुत अच्छे पहल किए गए हैं और इसीलिए देखिए स्टॉक मार्केट, एक चीज़ उसको मानना चाहिए कि स्टॉक मार्केट अगर अच्छा बजट है, अगर देश के हित में बजट है और अच्छा इसको हर जो पॉलिसी मेकिंग सही है तो उसको थम्स अप देता है। यहाँ तो डबल थम्स अप मिला है। 24 साल में इतना स्टॉक मार्केट कभी एक दिन में उछला नहीं था जो आज हुआ है। उससे समझ में आता है कि आज का बहुत ऐतिहासिक फैसला लिया और खास कर जो कैपिटल एक्सपेंडिचर। आलोक शर्मा जी जुड़ गए। पहला सवाल मैंने उनसे पूछा था और लेकिन उससे कुछ ज्यादा मैं टेक्निकल बताता दिक्कत थी। आलोक जी आप कंप्लीट कर सकते हैं अपनी बात। देखिए मुझे लगता है कि जफर भाई फिर आता हूं मैं आपके पास। आया है वो पूरी तरह से धोखेबाजी का बजट है। सब कुछ बेच खाएंगे, तोड़ेंगे नहीं अब कुछ, ये वाला बजट है। ये धोखेबाज मैं क्यों कह रहा हूं? सबसे पहला जो 75 साल वाला शुरुआत हुई थी कि 75 साल में केवल जिन लोगों को 75 साल से ऊपर पेंशन से इनकम है, अगर कोई दूसरी इनकम है तो उनको रिटर्न भी भरना है, टैक्स भी भरना है। उसमें अगर कैलकुलेट करें कि जो लोग 17 साल पहले रिटायर हुए थे उनका 5 लाख से ऊपर पेंशन बनता ही नहीं। बिल्कुल धोखेबाजी वाला फिगर है। दूसरा, डिफेंस बजट। चीन हमारी सीमा के अंदर घुसा हुआ है और पिछले 15 साल में सबसे लोएस्ट इंक्रीमेंट है। मात्र 4000 करोड़ का बजट डिफेंस का बढ़ा है। तीसरा, फेल जादूगरी। अभी जो मनोज साहब कह रहे थे कि ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ है। हेल्थ बजट कोई 137% नहीं बढ़ा है, अगर कोई ध्यान से पढ़ेगा तो। उसके अंदर 35,000 करोड़ वैक्सीन का भी है, प्लस फाइनेंस कमीशन की जो ग्रांट्स हैं वो भी सब ऐड कर दी गई हैं। मनोज साहब थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा उसको। उसके बाद किसानों के लिए पहली बार इतिहास में हुआ है कि एग्रीकल्चर बजट घट गया है। एग्रीकल्चर बजट 6% घटा है इस बार, और जो प्रधानमंत्री सम्मान निधि है वो 11% घट गई है। उसके ऊपर डीजल और पेट्रोल पे आपने सेस लगा दिया तो किसानों के साथ भी पूरी ठगी हो गई। उसके बाद मध्यम वर्ग आता है। आपने 1 रुपया इनकम टैक्स रिटर्न नहीं बढ़ाई कि भाई इनकम टैक्स की जो लिमिट है उसको बढ़ा दें हम। आपने सुरक्षा के साथ पूरी तरह से धोखा किया। उसके बाद महंगाई, इस बजट से पूरी तरह से महंगाई बढ़ेगी, महंगाई किसी तरह से कम नहीं होगी इसके अंदर। आप मुझे केवल ये बताइए कि इस बजट के बाद रोजगार कैसे बढ़ जाएंगे? मनोज साहब, आपने बड़ा बखान किया कि ऐसा बजट ही नहीं देखा। पिछली बार बजट कितना था? 34.5 लाख करोड़, और इस बार कितना है? 34.5 लाख करोड़। इस बार का रेवेन्यू फिजिकल डेफिसिट कितना है? 9.5%, और अगली बार का रेवेन्यू डेफिसिट कितना है? 6.8%। इसका मतलब 2.5% पिछली बार से बजट घट गया। सरकार की जो इन्वेस्टमेंट है वो पिछली बार से घटेगी। ठीक है, जवाब ले लें। सही है, जफर इस्लाम साहब भी है, लेकिन आपने मनोज जी का नाम लिया है। आलोक भाई छोटा छोटा रखते हैं, ज्यादा पॉइंट्स बोल पाएंगे। मनोज सर जवाब। आलोक जी ने सीधा आपसे सवाल पूछा है, छोटा छोटा रखते हैं, ज्यादा पॉइंट्स कवर कर पाएंगे। देखिए दीपक, ऐसा है जफर भाई 1 मिनट। आलोक भाई छोटा छोटा रखते हैं, मनोज सर से जवाब ले लेते हैं। आपने उनका नाम लिया है। मनोज सर देखिए, ऐसा है कि इस बारी पेंडेमिक था, तो पेंडेमिक के कारण हमारे यहाँ लॉकडाउन हुआ और उसके कारण हमारे यहाँ इकोनॉमी बंद हुई। तो फिजिकल डेफिसिट अगर 9.5% है, क्योंकि जो रेवेन्यू है वो भी हमारा कम हुआ है, तो इसमें और सरकार के जो खर्चे हैं वो भी बढ़े हैं। तो मेरे को लगता नहीं कि इसमें कोई आश्चर्य की बात है। और मेरे ख्याल से फिजिकल डेफिसिट एक ऐसा नंबर है जिसकी जब अब एक ये पेंडेमिक के कारण, और वैसे भी हमें कोई बहुत ज़्यादा ध्यान देना नहीं चाहिए। और इंटरनेशनल जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है वो भी मेंटली इस चीज़ को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि कई सारे कंट्रीज़ ने इस बारी करेंसी अपनी छापी है। तो उसके बाद फिर उन्होंने, तो ये इंटरनेशनल जो एजेंसीज हैं जिसको कि हम जनरली फिजिकल डेफिसिट जिनको हमें दिखाना होता है, उन्होंने इस बात को मेंटली एक्सेप्ट कर लिया कि पेंडेमिक के कारण अगले इस साल, यही साल नहीं बल्कि अगले आने वाले 2-3 साल में भी ये जो पैरामीटर है, ये पैरामीटर में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ ये है कि जिस समय इंफ्रास्ट्रक्चर में हम लोग ज़्यादा खर्च करेंगे, पिछले बारी के मुकाबले अगर 34% हमारा इस बारी बजटरी एलोकेशन ज़्यादा है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर एक ऐसा सेक्टर है जो कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है। तो इस कारण जो एम्प्लॉयमेंट है वो तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, तो इसमें कोई शक की बात नहीं है। और लेकिन मैं लेकिन दीपक, मैं एक बात आपको बताऊंगा कि इसमें से कि ये बात मानने वाली है कि हमारी इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट करी है 7.7%, ये बात बिल्कुल ठीक है। और अगर 11% अगर इंक्रीज करती है तो 2 साल में हमारी जो इकोनॉमी होगी वो सिर्फ 2.3% ही हमारी इकोनॉमी इंक्रीज करेगी, ये बात भी मानने वाली है। कई सारे लोग पिछले साल बेरोजगार हुए, जिनको रोजगार मिलेगा ये वही, उनमें काफी लोग वो होंगे कि जो पिछले साल वो हुए थे, बेरोजगार हुए थे। तो ये बात एक मानने वाली बात है। आलोक शर्मा जी, उसके बाद जफर इस्लाम जी, और फिर हरवीर साहब। नहीं, मनोज साहब एक बात बताइए
पिछली बार से बजट अगर 2.5% घट गया तो इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ कैसे जाएगा? 34.5 लाख करोड़ था और फिजिकल डेफिसिट अगर 6.8 होगा, टोटल इन्वेस्टमेंट तो कम हो गई, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ कैसे जाएगा? देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर में जब बड़ा है तो जब बजटरी एलोकेशन ज्यादा है तो कैसे बढ़ जाएगा साहब? 34.5 लाख करोड़ का अगर बजट है टोटल ही खर्चे का, तो उसमें बढ़ कैसे जाएगा? मुस्कुराने से काम नहीं चलेगा, आंकड़ों पर जवाब दीजिए। नहीं बीजेपी को अच्छा करके मुझे कोई आपत्ति नहीं। ना सर, अरे आलोक भाई इंडिपेंडेंट लोगों की भी बात सुन लिया करिए ना सर, सुन लिया करिए। हर को आप तो आजकल आलोक भाई ने नेशनल यूनिवर्सिटी खोल ली है सर्टिफिकेट बांटने की। आलोक भाई आपने भी सर्टिफिकेट बांटने की एजेंसी खोल ली है। आलोक भाई भी सर्टिफिकेट बांटे हैं। जफर भाई क्या कहेंगे? उसके बाद हरमीत सर के पास जाऊंगा। आलोक भाई ने थोक में सर्टिफिकेट कर दिया आज की तारीख में, थोक में सर्टिफिकेट। जफर भाई शेयर मार्केट में उछाल आ गया। अरे भाई सब कुछ सेल पे अगर आप लगा देंगे, सब कुछ अरे सुन लीजिए, अरे आलोक भाई सुन लीजिए, हमारा शेयर मार्केट बढ़ेगी, ठीक शेयर मार्केट घटेगी थोड़ी ना। इतना सर्टिफिकेट मत बांटा करिए आलोक भाई। देखिए जैकेट तो मेरा पहन के आया है, अगर इस बजट में है जैकेट तो मेरा साहब आप हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। अरे सुनिए आलोक भाई, आलोक भाई सुन लीजिए, तो अनुराग भाई प्रवेश करके आलोक भाई के अंदर, अनुराग भाई प्रवेश करके आलोक भाई के अंदर। जफर साहब जवाब दीजिए। नहीं ग्रीन, अगर हमने ग्रीन फैन ली तो आपकी नहीं है, ग्रीन कलर को आप नहीं मानते। अगर अरे आपसे पूछूंगा, मेरे पास एक बहुत $1 मिलियन सवाल है आपके लिए, मैं पूछूंगा ब्रेक के बाद। जफर भाई एक 30 सेकंड में जवाब, क्विक मुझे ब्रेक लेना है। लेते नहीं है पर लेना है आज। आलोक भाई हमारी जैकेट पहन के और देखिए कैसी बातें कर रहे हैं, जरा सुन लीजिए। अभी ये कह रहे थे जो फिस्कल डेफिसिट का नंबर पिछले बार जो 30.4 नहीं था इनिशियल, अरे सुन लीजिए यार, इनिशियल एक्सपेंडिचर जो बजट एक्सपेंडिचर जो था भी 30.4 का था, और आपको मालूम है कि उस वक्त जो हम 3.5 पे थे फिस्कल डेफिसिट। हमारा रेवेन्यू जो था वो 22.55 करोड़ का था, 5 लाख करोड़ का था, जो इस बार रेवेन्यू शॉर्टफॉल हुआ, इसलिए हमारा फिस्कल डेफिसिट बढ़ा है। इस अगले बार जो रेवेन्यू कलेक्शन होगा इसलिए 6.8, हमारा इन्वेस्टमेंट जो था, कैपेक्स जो था 4.39 लाख करोड़ था, उसको बढ़ा के हम लोगों ने 5.54 करोड़ किया है। तो कैसी बातें कर रहे हैं प्रोफेसर आलोक शर्मा जी, पंडित आलोक शर्मा आंकड़े पे तो सही बात करो यार। पंडित आलोक शर्मा है। ब्रेक के लिए रुक रहा हूँ, मेरे लिए ब्रेक बहुत जरूरी है, ब्रेक के तुरंत बाद आ रहा हूँ।